हाय फ्रेंड्स, एडुविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थॉमस हार्डी की नॉवेल टेस ऑफ दी अर्बरविल, जिसे इंग्लिश फिक्शन का मास्टरपीस कहते हैं, इसकी कहानी को हम जानेंगे। इसके कुल 7 पार्ट्स हैं। इसका पार्ट 1 है द मेडन। शुरू करते हैं। एक संध्या को श्रमिक जैक डर्बीफील्ड सेस्टन से अपने गांव मॉललाट को वापस आ रहा था। वह एक प्रौढ़ लंगड़ा कर चलने वाला व्यक्ति था। पादरी त्रिघम ने जैक को सर जॉन कहकर संबोधित किया। ऐसा वह पहले भी कई बार कर चुका था। बेचारे जैक की समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने पादरी से इसका कारण पूछा। पादरी त्रिघम पुरावेत्ता, अतीत की बातों में रुचि रखने वाला था। उसने जैक को बताया कि उपलब्ध आलेखों के आधार पर जैक पुराने अभिजात दी अर्बरविल वंश का सीधा वंशज है। अतीत में उक्त परिवार के पुरुष सदस्यों को नाइटहुड से अलंकृत किया जाता था। इसी कारण पादरी ने जैक को सर जॉन कहकर संबोधित किया था। अतीत में इस वंश के पास बहुत आलीशान मकान तथा बहुत जमीन जायदाद थी, परंतु अब यह वंश प्रायः लुप्त हो गया था। हालांकि अभिजात्य वंश परंपरा का पादरी के लिए कोई महत्व नहीं था, परंतु जैक के ऊपर इसका भिन्न ही प्रभाव पड़ा। यह जानकारी उसके लिए अत्यंत विस्मयकारी सिद्ध हुई। उसका जीवन के प्रति सारा दृष्टिकोण ही बदल गया। वह दंभी एवं हास्यास्पद बन गया। उसको अपने घर में कुछ चीज़ों का ध्यान आया जो पिता से पुत्र को मिलती आई थी, और उसे अपने अभिजात्य कुल का विश्वास हो गया। पादरी के चले जाने के पश्चात जैक सड़क किनारे बैठ गया। उसी समय उधर से गुजरने वाले एक लड़के को उसने बुलाकर अपनी डलिया दी और घर पहुंचाने का आदेश दिया, और शाम को खाने के लिए क्या बनाना है इसका भी आदेश दिया। उसने उस लड़के को पुरस्कार स्वरूप एक सीलिंग दिया और प्योर ड्रॉप नामक सराय से उसके लिए एक घोड़ा गाड़ी भेजने का निर्देश किया। मॉललाट गांव की स्त्रियां, जिनमें अधिकतर 9 युवतियां थीं, क्लब वॉकिंग के नृत्योत्सव में भाग ले रही थीं। वे एक जुलूस में प्योर ड्रॉप सराय के निकट से गुजर रही थीं, तो जैक डर्बीफील्ड को एक घोड़ा गाड़ी में बैठे देखा। जैक मस्ती में गाते हुए बड़प्पन के अंदाज में उन लोगों की तरफ हाथ हिला रहा था। इससे महिला मंडली का बहुत मनोरंजन हुआ। एक स्त्री ने टेस का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। टेस जैक डर्बीफील्ड की सुंदर नवयुवती पुत्री थी, और वह भी इस उत्सव में भाग ले रही थी। उसे अपने पिता के इस अविवेकपूर्ण आचरण से अत्यंत क्षोभ हुआ। पादरी त्रिघम द्वारा जैक को उसके अभिजात्य कुल से अवगत कराने की घटना साधारण थी, परंतु यह डर्बीफील्ड परिवार की दुर्दशा का कारण बन गई। यह निर्दोष टेस की दुखद अंत तथा परिवार की अनगिनत मुसीबत का स्रोत बनी। इसी घटना के कारण जैक एवं जॉन डर्बीफील्ड के अविवेकपूर्ण कृत्य एवं महत्वाकांक्षा ही टेस के संपूर्ण नाश का कारण बने। ब्लैकमोर की घाटी में लंदन से 4 घंटे की यात्रा की दूरी पर स्थित मॉललाट ग्राम का एक एकांत स्थान है। यह घाटी पहले फॉरेस्ट ऑफ व्हाइट हार्ट के नाम से जानी जाती थी, परंतु अब जंगल नहीं थे। बहुत कुछ बदल गया था, परंतु पुराने रीति रिवाज एवं परंपराएं परिवर्तित रूप में अब भी जीवित थीं। क्लब वॉकिंग भी उसी अतीत की परंपरा का अंग था। इस उत्सव पर केवल स्त्रियां, अधिकतर नौयुवतियां ही क्लब वॉकिंग में भाग लेती थीं। वे 2-2 के जोड़े में गांव का चक्कर लगाती थीं।
उनके सीधे हाथ में बीलों की छीली हुई डंडी तथा बाएं हाथ में सफ़ेद फूलों का गुच्छा होता था। वे सब सफ़ेद गाउन धारण करती थीं। इस क्लब वॉकिंग के सिलसिले में जब स्त्रियां प्योर ड्रॉप सराय के पास से गुजर रही थीं, तभी जैक डर्बीफील्ड की युवा एवं सुंदर पुत्री को अपने पिता के हास्यास्पद आचरण के कारण तिरस्कार अनुभव करना पड़ा था। स्त्रियां एक लकड़ी के दरवाजे से घास के मैदान में नृत्य के लिए दाखिल हुईं। वहाँ पर कुछ दर्शक भी थे। उनमें 3 भाई भी थे जो कि छुट्टियों में ब्लैकमूर घाटी की पैदल यात्रा पर निकले थे और नृत्य देखने को रुक गए थे। पुरुष साथियों के अभाव में स्त्रियों ने नृत्य आरंभ किया। कुछ दर्शक उस नृत्य में सम्मिलित हो गए। 3 भाइयों में सबसे छोटा भाई भी नृत्य में शामिल हो गया। उसके भाई आगे चल दिए। उसने बगैर साथी का चुनाव किए ही नृत्य आरंभ किया और कई स्त्रियों और युवतियों के साथ नृत्य किया। उसने टेस के साथ नृत्य नहीं किया। अपने भाइयों से मिलने की जल्दी में जो आगे जा चुके थे, वह नृत्य उत्सव छोड़कर चला गया। वह टेस के साथ नहीं नाच पाया। जाते समय उसकी दृष्टि टेस पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता, सुशीलता, आकर्षक मुद्रा तथा उसकी बड़ी बड़ी आँखों की भोली दृष्टि से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसे भी उसके साथ नृत्य न कर पाने का अफसोस हुआ। इससे टेस भी निराश हुई। घास के मैदान में क्लब वॉकिंग नृत्य चल रहा। उस अनजाने नवयुवक द्वारा नृत्य के लिए चुने न जाने से टेस अत्यंत निराश हुई एवं तिरस्कृत अनुभव कर रही थी। उसे वैसे भी अपने पिता के विचित्र आचरण के कारण क्षोभ हो रहा था, इसलिए वह नृत्य से जल्दी ही घर लौट आई। वह दुखी थी। जब वह घर पहुंची तो सब कुछ सामान्य था। उसकी माँ सदियों की भांति ही अपने घरेलू काम धंधों में व्यस्त थी और अपनी मधुर एवं संगीतमय आवाज़ में लोरी गाते हुए एक पाँव से बच्चे का पालना झुला रही थी। श्रीमती जॉन डर्बीफील्ड एक खुशमिजाज स्त्री थी। इस समय वह नवयुवती नहीं रही थी, पर अब भी सुंदर थी। डर्बीफील्ड का घर बड़ा अनाकर्षक एवं दीन था। टेस ने गृह कार्यों में अपनी माँ की सहायता करने का प्रस्ताव किया। जॉन डर्बीफील्ड ने बड़े हर्ष एवं उत्साह से टेस को उसके अभिजात्य वंश परंपरा का अंग होने की सनसनीखेज जानकारी के विषय में बताया। उसने यह भी बताया कि एक समय वे लोग उस क्षेत्र में सबसे धनी एवं शक्तिशाली थे और उनके पास शानदार मकान, जमीन जायदाद सब कुछ था। टेस ने अपने पिता के विषय में पूछा। जॉन ने बताया कि वह रॉलीवर्स सराय में शराब पीने गया हुआ था। जैक को सुबह मधुमक्खियों के छत्ते कैस्टर ब्रिज ले जाने के लिए शराब से शक्ति प्राप्त होगी। जॉन ने टेस को जैक की बीमारी के डॉक्टरी निदान के विषय में भी बताया। टेस नाराज हुई। जॉन अपने पति जैक को बुलाने के लिए गई। जॉन अक्सर अपने पति को खोजकर घर लाने के लिए जाया करती थी। जॉन यह सब अपने जीवन की निरस्ता समाप्त करने के लिए भी करती थी। उसे रात्रि में बाहर जाना अच्छा लगता था। वह अपने पति के साथ लगभग 1 घंटे बैठती थी। माँ बेटी के समय में काफ़ी अंतर था, जो कि स्पष्ट था। यह अंतर उनकी शिक्षा एवं दृष्टिकोण में था। डर्बीफील्ड परिवार खूब बड़ा और निर्धन था। माँ बाप जॉन एवं डर्बीफील्ड के अतिरिक्त उनमें 7 संतानें, 4 बहनें तथा 3 भाई थे। टेस, लीजा लू, अब्राहम, होप, मॉडेस्टी तथा 2 बालक पुत्र। जब बहुत देर तक जॉन नहीं लौटी तो टेस ने भाई अब्राहम को भेजा, परंतु जब वह भी माता पिता को वापस लेकर नहीं आया तो टेस को स्वयं जाना पड़ा।
जून डर्वीफील्ड अपने पति जैक डर्वीफील्ड को खोजती हुई रोलीवर्स आई। वह इस स्थान यहाँ आने वाले लोगों तथा इस स्थान की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों से पूर्ण रूप से परिचित थी। यहाँ उसे अपना पति मिल गया, जो खोया खोया सा अपनी विशिष्ट एवं अभिजात्य वंश परंपरा, जिसका नाम डी अर्बरविल, जिससे वह सीधा जुड़ा हुआ था, के विषय में लंबी चौड़ी डींगे हाँक रहा था। जून भी अपने वंश के उसी अभिजात्य से, जिससे उसका पति ग्रसित था, प्रभावित थी। उसे अपने पति को हिलाया डुलाया और अपनी पुत्री टेस के संबंध में अपनी शानदार योजना के विषय में जोर जोर से उसे बताने लगी। उसकी योजना थी कि वह टेस को मोहल्ला से कुछ दूर बसे एक गांव टेंट्रीज, जहां एक धनी डी अर्बरविल परिवार रहता था, भेजेगी। यह परिवार एक शानदार मकान में रहता था। जून की योजना के अनुसार टेस इस परिवार से अपने संबंध बताएगी और इस धनी परिवार से संबंध के आधार पर टेस का विवाह किसी धनी युवक से होने की संभावना थी। जून अपनी इस योजना पर अपने पति से जोर जोर से बोलकर विचार विमर्श कर रही थी। उसी समय अब्राहम, जो अपने माता पिता को बुलाने टेस द्वारा भेजा गया था, वहां पहुंचा। जब अब्राहम ने यह सब सुना तो वह रोमांचित हो गया। अब उसे गाड़ी में बैठने का आनंद तथा अच्छे वस्त्र पहनने का अवसर मिल सकता था, परंतु अब्राहम को वहां से बाहर खेलने भेज दिया गया और दूर ही अपने माँ बाप की प्रतीक्षा करने को कहा गया। जून डर्वीफील्ड ने अपने घर में रखी हुई भाग्य दिग्दर्शिका पुस्तक की सहायता ली थी और उस पुस्तक ने टेस के लिए महान भविष्य बताया था। इस भविष्यवाणी ने भी जून की योजना को पर्याप्त बल दिया था। टेस से इस विषय में अभी तक बात नहीं की गई थी। जैक डर्वीफील्ड को संदेह था कि टेस ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, परंतु जून अपनी पुत्री को अधिक अच्छी तरह जानती थी। उसको आशा थी कि अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए टेस इस योजना को मान लेगी। इससे टेस के धनी परिवार में विवाह के अवसर दृढ़ होते थे। जब बहुत समय तक उसके माता पिता और फिर उसके द्वारा उनको बुलाने भेजा गया अब्राहम भी नहीं लौटे, तो टेस ने अपने छोटे भाई बहनों को एक कमरे में बंद करके सोए जाने का इरादा किया। जब उसके माता पिता ने उसे देखा तो वे तत्काल उसके पीछे पीछे घर वापस आ गए। जैक डर्वीफील्ड अपने नशे की लहर में अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहा था कि वह किसी पुराने शाही खानदान की है। नशे के कारण उसे ठीक से चल पाने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी। इस कारण उसे सहारा देकर घर तक लाया गया। आधी रात के बाद जून ने टेस को बताया कि उसके पिता की अवस्था ऐसी नहीं थी कि वह सुबह जल्दी मधुमक्खियों के छत्तों को कैस्टर ब्रिज के बाहर ले जा सके। छत्तों के पहुंचाने में वैसे ही काफ़ी देर हो चुकी थी और अब अधिक देर नहीं की जा सकती थी। इसलिए टेस ने स्वयं इन छत्तों को कैस्टर ब्रिज पहुंचाने का निश्चय किया। उसने अपने छोटे भाई अब्राहम को जगाया, जो कि गहरी नींद में था, परंतु फिर भी टेस के साथ जाने को सहज तैयार था। इस प्रकार टेस एक खटारा वैगन में अपने टुटियल घोड़े प्रिंस को जोतकर छत्ते लेकर कैस्टर ब्रिज के लिए बहुत सुबह ही रवाना हो गई। कैस्टर ब्रिज के रास्ते में अब्राहम ने बड़ी खुश होकर टेस को अपनी माँ की योजना के बारे में बताया। टेस यह सुनकर विचारों में खो गई। उसे बड़ी बेचैनी अनुभव हुई और उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। टेस इन विचारों में खोई हुई थी, तभी उसके वैगन की विपरीत दिशा में आने वाली डॉग कोच से जोरदार टक्कर हो गई। उस भयंकर एवं आकस्मिक टक्कर में टेस की गाड़ी के घोड़े प्रिंस की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।
टेस उसी स्थान पर रह गई। डाक ले जाने वाली कोच के चालक ने शीघ्र ही सहायता पहुंचाने का वचन दिया और वहां से चला गया। इस आकस्मिक दुर्घटना के लिए टेस अपने को दोषी मानती थी। इस दुर्घटना से उसके दिल पर गहरा आघात लगा। वह मानती थी कि उसकी लापरवाही के कारण ही उसके परिवार की आय के एकमात्र साधन एवं अवलंब प्रिंस की मृत्यु हो गई थी। प्रिंस इतना दुर्बल था कि उसकी लाश से कुछ धन मिलने की आशा नहीं थी। उसको डर्बीफील्ड परिवार की इतने समय तक सेवा करने के उपलक्ष्य में उनके बाग में अत्यंत सम्मान से दफनाया गया। डर्बीफील्ड परिवार के घोड़े प्रिंस की आकस्मिक मृत्यु के साथ ही परिवार की आय का एक बड़ा सहारा छीन गया। टेस इसके लिए स्वयं को पूर्णतया दोषी मानती थी और सदैव अपने को कोसती रहती थी। टेस की माँ जॉन डर्बीफील्ड एक अत्यंत व्यवहारिक बुद्धि वाली स्त्री थी। उसने अपनी पुत्री की मनोदशा का पूरा लाभ उठाया। उसने बड़ी चतुराई से टेस को टेंट्रीज भेजकर धनवांडी अर्वविल वृद्धा से रिश्तेदारी स्थापित करने के अपने प्रस्ताव का जिक्र किया। यह वृद्धा चिंज जंगल के छोर पर टेंट्रीज के निकट एक शानदार मकान में रहती थी। शुरू में तो टेस ने एकदम इनकार कर दिया, परंतु माँ ने हिम्मत नहीं हारी और चतुराई और विवेकपूर्ण तरीके से टेस को वहां जाकर सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए तैयार कर लिया। टेस ने वहां जाकर कार्य प्राप्त करने का निश्चय किया। उसने अपनी माँ को स्पष्ट रूप से बता दिया कि वह वहां केवल इस कारण जाकर कार्य प्राप्त करने का निश्चय किया। उसने अपनी माँ को स्पष्ट रूप से बता दिया कि वह वहां केवल इस कारण जाने को तैयार हुई थी कि उसी के कारण परिवार को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा था। उसने बताया कि उसकी माँ के प्रस्ताव को मानकर वह अपने परिवार की शोचनीय अवस्था को किसी हद तक ठीक करने का प्रयास करेगी। दूसरे दिन जल्दी ही टेस पैदल सेस्टन गई। सेस्टन से घोड़ागाड़ी में वह टेंट्रीज के निकट पहुंची। धनी डी अर्बरविल वृद्धा वहीं रहती थी। टेस बहुत अच्छी लड़की थी। वह अपने छोटे भाई बहनों के प्रति अत्यंत उदारता एवं स्नेह का व्यवहार करती थी। घरेलू कामकाज और पारिवारिक मामलों में वह अपनी माँ की भरपूर सहायता करती थी। उसके कंधों पर भारी जिम्मेदारी का भार था। जब टेस अपने गंतव्य पर पहुंची तो उसने देखा कि वह जायदाद किसी भी प्रकार पुरानी नहीं थी। वह रहने एवं आमोद प्रमोद के लिए बनाई गई थी तथा वास्तव में अत्यंत संपन्न जायदाद थी जिसकी अच्छी देखभाल रखी जाती थी। साइमन स्टोक ने इंग्लैंड के उत्तरी भाग में व्यापार करके बहुत धन एकत्रित किया था। उसने व्यापार से अवकाश लेकर दक्षिण में बसने का निश्चय किया था। स्थानीय आलेख का अध्ययन करके अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने अतीत के संपन्न एवं अभिजात वंश डी अर्बरविल का नाम रख लिया था। पादरी ट्रिंघम को इस परिस्थिति की पूरी जानकारी थी, परंतु उसने जैक डर्बीफील्ड को यह विवरण नहीं बताया था। यही कारण था कि जॉन डर्बीफील्ड को वास्तविक बात ज्ञात नहीं थी और वह धनी डी अर्बरविल वृद्धा को अपनी संबंधी समझती थी, परंतु वास्तविकता यह नहीं थी। इस नकली डी अर्बरविल परिवार के निवास स्थान का नाम दी स्लोप्स था। जब टेस वहां पहुंची तो एक सुंदर नवयुवक अलेक्जेंडर डी अर्बरविल एलेक घर के सामने के घास के मैदान में लगे तंबू से निकलकर उससे मिलने आया। उसने टेस को बताया कि वह उसकी वृद्ध माँ से नहीं मिल सकती थी क्योंकि वह अपंग हो चुकी थी। मजबूर होकर टेस को अपने वहां आने का कारण बताना पड़ा। टेस अत्यंत घबराई हुई थी
और एलेक की प्रतिक्रिया भी सहानुभूतिपूर्ण नहीं थी। उसमें तिरस्कार का भाव था, परंतु एलेक टेस की सुंदरता से अत्यंत प्रभावित था। टेस ने अपनी उन परिस्थितियों का वर्णन किया जिनके कारण उसे संबंध जताकर सहायता प्राप्त करने के प्रयास में यहाँ तक आना पड़ा था, क्योंकि टेस ने उसी शाम लौट जाने का अपना निश्चय बता दिया था। एलेक ने बचे हुए समय का टेस को सारी जहाज़त घुमाकर दिखाने और दोपहर का भोजन खिलाने में उपयोग किया। उसने टेस की डलिया को फलों और फूलों से भर दिया। एलेक ने वादा किया कि वह देखेगा कि टेस के परिवार की क्या सहायता की जा सकती है, परंतु उसने टेस को स्पष्ट बता दिया कि उसे इस रिश्तेदारी वाले मामले में अलग ही रखना होगा। इस प्रकार टेस की टेंट्रीज में एक गलत व्यक्ति से मुलाकात हुई। फूलों से लदी हुई टेस ने घर लौटने के लिए टेंट्रीज क्रॉस पर घोड़ा गाड़ी में प्रवेश किया। उसे अपनी स्थिति का तनिक भी ज्ञान नहीं था। वह गाड़ी में अपने फूलों के कारण एक विचित्र ही दृश्य उपस्थित कर रही थी। एकाएक यात्री की तीखी टिप्पणी ने टेस को अपनी स्थिति का ज्ञान करा दिया। वह सहसा लजा गई और समझ न पाई कि क्या करे। सारी यात्रा में वह विचार मग्न रही। उसको इसका तनिक भी ज्ञान नहीं था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। उसके वक्ष पर लगे एक गुलाब का कांटा उसकी ठुड्डी में चुभ गया। वह दर्द से करा उठी और सिहर गई, क्योंकि कांटा चुभना एक अपशगुन माना जाता था। सेस्टन पर टेस घोड़ा गाड़ी से उतर गई, क्योंकि यहाँ उसे रात गुजारनी थी। सेस्टन में रात गुजारने के बाद सुबह वह अपने गांव मॉलॉट के लिए रवाना हुई। तीसरे पहर वह अपने घर पहुंच गई। घर में प्रवेश करते ही उसकी माँ जून डर्रीफील्ड ने बड़े स्नेह एवं उत्साह से उसका स्वागत किया। उसे फौरन ही मालूम पड़ गया कि उसकी अनुपस्थिति में डी अर्विल परिवार से एक पत्र प्राप्त हुआ था। यह पत्र श्रीमती डी अर्विल की तरफ से भेजा गया था। इसकी हस्तलिपि पुरुष की थी। इसमें टेस से चिड़ियों के बाड़े की देखभाल की जिम्मेदारी संभालने का प्रस्ताव किया गया था। श्रीमती डी अर्विल को चिड़िया पालने का शौक था और वह अपनी चिड़ियों को बेहद प्यार करती थी। टेस इस कार्य के प्रति तनिक भी उत्साहित नहीं थी। उसने आपत्ति की कि उसे यह कार्य तनिक भी नहीं आता है, परंतु उसकी माँ ने उसकी आपत्ति यह कहकर समाप्त कर दी कि वह इस कार्य को आसानी से कर सकती थी, क्योंकि इसे उसने अपने बाल्यकाल से ही किया है। इस कार्य के लिए अच्छा पारिश्रमिक देने का प्रस्ताव था। टेस घर ही रहना चाहती थी। उसकी इस कार्य को करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। जब उसकी माँ ने उसकी अनिच्छा का कारण पूछा तो टेस ने कुछ भी नहीं बताया। टेस एक सप्ताह तक टेंट्रीज नहीं गई। एक दिन जब टेस कहीं काम की तलाश में गई हुई थी, उसकी अनुपस्थिति में एलेक डी अर्विल यह पूछने आया कि टेस उस कार्य को स्वीकार करेगी या नहीं। जून डर्रीफील्ड अत्यंत उत्तेजित थी। उसे अपनी पुत्री का उज्जवल भविष्य साफ दिखाई दे रहा था। जैक डर्रीफील्ड ने टेस के गांव से बाहर जाकर काम करने का आपत्ति प्रकट की, परंतु क्योंकि उसकी आपत्ति में कोई दम नहीं था, उसकी पत्नी ने उसे टेस को जाने देने की अनुमति देने के लिए मना लिया। जून ने टेस को भी टेंट्रीज वाले कार्य को स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया। टेस अंततः राजी हो गई। उसकी स्वीकृति एकमात्र कारण प्रिंस घोड़े की मृत्यु से संबंधित उसकी अपराध भावना थी, जिसके कारण उसके परिवार को अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। एक अन्य कारण यह भी था कि टेस की अस्वीकृति पर उसके भाई बहन रोने लगते थे, परंतु टेस ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वह टेंट्रीज केवल धन अर्जित करने ही जा रही थी और किसी अन्य कारण से नहीं। एक स्वीकृति पत्र टेंट्रीज भेज दिया गया था, जिसकी प्राप्ति का पत्र यथा समय प्राप्त हुआ। इस पत्र में
टेस के टेंट्रीज पहुंचने की व्यवस्था का उल्लेख था कि नियत दिन उसे ले जाने के लिए एक स्प्रिंग कार्ट आएगी और टेस की माँ को यह व्यवस्था उचित नहीं लगी। उसके विचार से घोड़ा गाड़ी अधिक उपयुक्त होती। टेंट्रीज का कार्य स्वीकार करने के पश्चात टेस के हृदय में बहुत शांति मिली। उसे इसमें अपने परिवार के लिए एक अन्य घोड़ा खरीदने का अवसर दिखाई दे रहा था। टेस एक अत्यंत गंभीर प्रकृति वाली लड़की थी। उसकी आकांक्षा शिक्षिका बनने की थी, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। इस नियुक्ति से उसने एक क्षण को भी अपने विवाह के विषय में नहीं सोचा। टेस के टेंट्री जाने वाले दिन उसकी माँ ने उसको भली भांति नहलाया धुलाया और उसे बहुत अच्छे वस्त्र पहनाए। टेस की माँ उसकी सुंदरता एवं यौवन का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहती थी। उसकी आशा एवं इच्छा थी कि उसकी पुत्री टेस टेंट्रीज के नव युवक का हृदय जीत ले। टेस ने अपना सामान तैयार कर दिया था और वह भेज दिया गया। टेस टेंट्रीज में अपना कार्यभार संभालने को रवाना हुई। उसके भाई बहन एवं माँ उसे विदा देने कुछ दूर उसके साथ आए। उसका सामान एक सामान्य गाड़ी में लादा गया जो इसी उद्देश्य से भेजी गई थी। टेस उसके साथ पैदल रवाना हुई। तभी कुछ दूर पर एक अन्य घोड़ा गाड़ी जो पहले से अच्छी थी और जिसे एलेक डी अर्विल चला रहा था दिखाई दी। एलेक गाड़ी पर से उतरा और उसने टेस से गाड़ी पर बैठने का अनुरोध किया। जॉन ने टेस को गाड़ी पर बैठाते हुए देख लिया। टेस के जाने पर बच्चे रोने लगे और जॉन के भी आंसू आ गए। टेस के चले जाने के पश्चात जॉन व्याकुल हो गई। उसे लगा कि अगर टेस न जाती तो अच्छा रहता। जब एलेक ने टेस से गाड़ी में बैठने को कहा तो टेस गाड़ी पर चढ़ गई। उसके बाद एलेक भी गाड़ी पर सवार हो गया और वे दोनों चल पड़े। एलेक गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था। उसकी लापरवाही से टेस को डर लगने लगा। उसने एलेक से धीमे और सावधानी से गाड़ी हाँकने का अनुरोध किया, परंतु टेस के अनुरोध का उस पर तनिक भी असर नहीं हुआ और वह उसी गति से गाड़ी चलाता रहा। धीमे चलाने के बजाय एलेक ने टेस को यह कहकर डरा दिया कि उस गाड़ी में जुती हुई टीब नामक घोड़ी अत्यंत विचित्र स्वभाव की। इसके बावजूद टेस ने एलेक से बार बार गाड़ी धीमे चलाने को कहा, परंतु एलेक पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और उसने टेस की बात मानने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की। इसके विपरीत अगली ढाल पर उसने और अधिक गति और लापरवाही से गाड़ी हाँकी। इससे टेस बुरी तरह डर गई। डर के कारण टेस ने एलेक का हाथ छुआ, परंतु एलेक ने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी क्योंकि इसका परिणाम भयंकर हो सकता था। इसके बजाय उसने टेस को सलाह दी कि वह उसकी कमर को पकड़ ले। डर के कारण अब बगैर सोचे समझे टेस ने उसकी कमर पकड़ ली। जब गति कुछ धीमी हुई और टेस ने उसकी कमर छोड़ी तब उसको अनुभव हुआ कि उसने अनजाने में क्या कर दिया। एलेक ने अगली ढाल पर फिर गाड़ी को बहुत तेज गति से चलाने की अपनी हठधर्मी को दोहराया। उसने फिर टेस से अपनी कमर पकड़ने को कहा, परंतु अपने पिछले अनुभव से टेस सीख चुकी थी और उसने दृढ़ता से ऐसा करने से इनकार कर दिया। एलेक की टेस को अपनी अनैतिक गिरफ्त में लेने की बेचैनी जारी रही और वह लगातार गाड़ी तेज गति से चलाता रहा। टेस बुरी तरह डर गई थी परंतु असहाय थी। एलेक ने मौके का फायदा उठाया और टेस से वादा किया कि अगर वह उसे चुंबन दे दे तो वह गाड़ी धीमी चलाएगा। आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होकर टेस ने यह बात मान ली, परंतु उसने बड़ी अनिच्छा से एलेक को चुंबन करने दिया। टेस की अनिच्छा से एलेक नाराज हो गया और उसने तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी की, झोपड़ी की लौंडिया और इतने नखरे। ऐसा एलेक ने टेस को बोला। एलेक ने फिर से घोड़ी को तेज गति से हाँक दिया, परंतु इस बार टेस ने अत्यंत बुद्धिमानी से काम लिया। उसने जानबूझकर अपना हेड उड़ जाने दिया। वह उसे लाने के लिए गाड़ी से उतर गई और फिर उसने दोबारा गाड़ी पर चढ़ने से इनकार कर दिया। उसने शेष
दूरी पैदल तय करने का अपना संकल्प प्रकट किया। जब टेस किसी भी प्रकार से गाड़ी में बैठने को तैयार न हुई तो उसे डराने के लिए एलेक ने उसे गाड़ी से कुचलने की गंदी धमकी का सहारा लिया, परंतु टेस अपने निश्चय पर अटल रही। अपनी चाल न चल पाने के कारण टेस का दृढ़ निश्चय देखकर उस लंपट दोस्त ने अपनी तरकीबें बदली। उसने चालाकी से भविष्य में सज्जनता से आचरण करने का आश्वासन दिया। उसने टेस से फिर से गाड़ी में चढ़े आने का अनुरोध किया, परंतु टेस अपने निश्चय पर अटल रही। टेस लगातार पैदल चलती रही। उसने एलेक को अपने बगल से गाड़ी चलाने की बात मान ली और इस प्रकार वह डी अर्विल भवन दी स्लोप्स पहुंची। टेस ने डी अर्विल भवन में अपना कार्यभार संभाल लिया। वह श्रीमती डी अर्विल के पक्षियों के लिए परिचारिका, नर्स, खाद्य प्रबंधक, एक डॉक्टर तथा मित्र सब कुछ थी। ये पक्षी पुराने छप्पर वाले मकान की नीचे वाली मंजिल पूरी घेरे हुए थे। यह छप्पर वाला मकान उस भवन के उद्यान में बना हुआ था। इस भवन के पिछले मालिकों के वंशज इस बात का कि जहाँ कभी मनुष्य रहते थे अब उसे चिड़ियाघर बना दिया गया था, असहायता से विरोध करते रहे। वे कमरे जो कभी संपन्न व्यक्तियों से गुलजार रहते थे अब पक्षियों के दड़बों और मधुमक्खियों के छत्तों से भरे हुए थे। यह सारा मकान एक दीवार से घिरा हुआ था जिसके द्वार से इस मकान में आना जाना हो सकता था। जब टेस सुबह पक्षियों की व्यवस्था में व्यस्त थी तभी एक नौकरानी श्रीमती डी अर्विल भवन से आई और टेस से पक्षियों को श्रीमती डी अर्विल के निरीक्षण के लिए ले जाने को कहा। वहां जाकर टेस को पता लगा कि श्रीमती डी अर्विल एक अंधी 60 वर्षीय वृद्धा हैं। उसे यह भी ज्ञात हुआ कि पक्षियों का निरीक्षण एक नित्य का कार्य था। टेस ने लक्ष्य किया कि वृद्धा को पक्षी अत्यंत प्रिय थे। टेस वृद्धा से अत्यंत प्रभावित हुई क्योंकि वह केवल उन पर हाथ फिराकर उनको पहचान लेती थी और उनके स्वास्थ्य एवं भावनाओं का पता लगा लेती थी। जब निरीक्षण कार्य समाप्त हो गया और पक्षी अपने अपने दड़बों में पहुंचा दिए तब वृद्धा ने टेस से पूछा कि क्या वह सीटी बजा सकती थी। टेस ने उसे विश्वास दिलाया कि वह ऐसा कर सकती थी। वृद्धा ने कहा कि टेस सीटी बजाने का अभ्यास नित्य किया करें ताकि वह बुलफिजों का संगीत सुन सके जिसकी वह बहुत शौकीन थी। यह बुलफिज श्रीमती डी अर्विल के साथ उनके शयन कक्ष में ही रहते थे। टेस को 2 तथ्य ज्ञात हुए। एक तो यह कि एलेक ने अपनी माँ से टेस से रिश्तेदारी का कोई जिक्र नहीं किया था। दूसरा यह कि माँ बेटे के आपसी संबंध मधुर नहीं थे। कुछ भी हो, टेस को अपना नया कार्य अच्छा लगा। अब टेस ने अपनी सीटी बजाने की खोई हुई योग्यता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए अभ्यास शुरू किया। उसने जाना कि लापरवाही के कारण उसने अपनी योग्यता काफ़ी हद तक खो दी है। जब वह इस सब पर विचार कर रही थी तभी एलेक वहां आ गया और टेस के सौंदर्य की व्यंग्यात्मक प्रशंसा करने लगा। उसने टेस से कहा कि वह सीटी बजाने से मना कर दे, परंतु टेस ने वृद्धा की इच्छा की उपेक्षा करने से इनकार कर दिया। तब एलेक ने टेस को अभ्यास में सहायता करने का प्रस्ताव किया। जब टेस ने सीखने की अनिच्छा प्रकट की और उसे वहां से चले जाने की बात कही तो एलेक ने बताया कि उसकी नीयत तो बुरी नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप वह तार की जाल के उस पार खड़ा रहा ताकि टेस अपने को उसे सुरक्षित महसूस कर सके। टेस को उसकी बात माननी ही पड़ी। टेस ने देखा कि थोड़े से अभ्यास से और शुरू की सफलता के पश्चात वह पूर्व की भांति ही सीटी बजाने लगी। उसे अपनी उपलब्धि पर अत्यंत हर्ष हुआ। थोड़ी देर में एलेक यह कहकर चला गया कि अगर टेस को किसी बात की आवश्यकता हो तो वह बजाय बिलीफ के पास जाने के उससे स्वयं कह दे। एलेक ने टेस का विश्वास जीतने के लिए यह हर संभव प्रयास किया। वह टेस से मिलजुल बढ़ाना चाहता था
अब टेस भी उतनी शर्मीली नहीं थी, परंतु वह सदैव सतर्क रहती थी। एलेक भी टेस के साथ व्यवहार करने में अत्यंत सावधान रहता था। वे दोनों रोज मिलते थे, क्योंकि वृद्धा अपंग थी, इसलिए टेस को बहुत कुछ एलेक पर निर्भर करना पड़ता था। अपने परिवार की सहायता के लिए भी टेस एलेक पर आश्रित थी, परंतु यह स्पष्ट था कि वह एलेक को न तो प्यार करती थी और न ही पसंद करती थी। टेस अपना कार्य पूरी लगन के साथ करती थी और बहुत सुंदर तरीके से पक्षियों को सीटी बजाकर सुनाती थी। एक दिन जब वह श्रीमती डी ऑर्वेविल के वुल्फिजो को उनके शयन कक्ष में सीटी सुना रही थी, तो उसने अपने पीछे पर्दों की सरसराहट सुनी। घूमने पर पर्दों के नीचे उसे मनुष्य के 2 पंजे नजर आए। वो घबरा गई और उसकी सीटी धुन बिगड़ गई, परंतु पंजे गायब हो गए। यह निस्संदेह एलेक ही था। इसके बाद एलेक ने कभी यह हरकत नहीं दोहराई। टेंट्रीज और उसके पड़ोस के क्षेत्रों की युवतियाँ शराब पीने की आदी थीं। उनकी नैतिकता भी सस्ती थी। टेंट्रीज से कुछ मील की दूरी पर चेजबोरो नामक एक पुराना कस्बा था। टेंट्रीज और उसके निकट गांव से स्त्री पुरुष हर शनिवार को अपना काम समाप्त करके टेंट्रीज के लिए रवाना हो जाते थे। वे रात को देर तक आनंद मनाते और देर से घर लौटते थे। रविवार को सोकर थकान उतारने में जाता था। पहले टेस चेजबोरो नहीं जाती थी, परंतु उस पर वहाँ चलने के लिए बराबर दबाव डाला जाता था। एक बार वह वहाँ गई और उसे यह अनुभव अच्छा लगा। फिर तो वह भी वहाँ शनिवार को अपना कार्य समाप्त करके नियमित रूप से जाने लगी। कभी कभी वह अकेली जाती थी, परंतु लौटते समय वह सदैव टेंट्रीज के लोगों के साथ ही आती थी। सितंबर के एक शनिवार को चेंजबोरो में बाजार और मेला एक ही दिन पड़ गए। अब तो गांव वाले दोहरा आनंद उठाने पर उतारू थे। टेस को इस दोहरे संयोग के विषय में कुछ भी नहीं मालूम था। वह वहाँ अकेली और देर से पहुँची। उसे बाजार और मेले दोनों के एक साथ होने के विषय में वहीं जाकर पता चला। टेस ने देखा कि उसके साथ लौटने वाले एक नृत्य में मग्न थे। अपनी खरीदारी समाप्त करके जो जल्दी ही समाप्त हो गई, टेस अपने साथ लौटने वालों की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी एलेक वहां आ गया। टेस ने उसे बताया कि वह साथ लौटने वालों की प्रतीक्षा में है। एलेक उससे फिर मिलने की बात कहकर चला गया। टेस ने देखा कि उसके साथ लौटने वाले एक नृत्य में मग्न थे, जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। टेस प्रतीक्षा करते करते थक गई। एलेक वहाँ फिर आया और उसने टेस से अब तक वहाँ रुकने का कारण पूछा। टेस ने बताया कि वह प्रतीक्षा करते करते थक चुकी है और अब उसने वहाँ से रवाना होने का संकल्प प्रदर्शित किया। एलेक घोड़े पर था, परंतु उसने एक गाड़ी किराए पर लेकर टेस के साथ वापस होने का प्रस्ताव किया, परंतु टेस अब एलेक पर विश्वास नहीं करती थी और उसने इस प्रस्ताव को नहीं माना। एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके एलेक वहाँ से चला गया। कुछ समय में ही टेस के साथी वहाँ आ गए और टेस उनके साथ घर के लिए रवाना हुई। ये लोग श्रमिक थे और अधिकतर शराब पिए हुए थे, जिसके कारण उनमें से कई ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। वे सब लोग ही उस समय के प्राकृतिक वातावरण, जो कि अत्यंत ताजगी प्रदान करने वाला और सुंदर था, के प्रभाव में थे। इसी समूह में कुछ नौतियाँ भी थीं जो अच्छे चरित्र की नहीं थीं। कार्डार्स क्वीन ऑफ स्पेड कहलाती थी, उसकी बहन नैन्सी जो क्वीन ऑफ डायमंड कहलाती थी, और एक अन्य विवाहित स्त्री जिसके किसी न किसी समय एलेक डी ऑर्वेविल के साथ कामुक संबंध रह चुके थे, इस दल में थी। एक अप्रिय घटना के कारण टेस और उन स्त्रियों में कहासुनी हो गई। टेस अत्यंत दुखी एवं परेशान हुई। टेस को अपमानित करने के लिए उन स्त्रियों ने एक गिरोह बना लिया और टेस को कोसने लगी। उसी समय एलेक वहां आ गया। उसने टेस से अपने साथ घोड़े पर चलने कहा। इन चरित्रहीन स्त्रियों से छुटकारा पाने, उनको चिढ़ाने की गर्ज से टेस ने एलेक का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसके पीछे घोड़े पर बैठकर चल दी। उन लोगों में से किसी ने टिप्पणी की कि टेस खौलती कड़ाही से भट्टी में गिर गई। बाद की घटनाओं के संदर्भ में यह टिप्पणी पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हुई। टेस उन चरित्रहीन स्त्रियों के साथ से मुक्ति पाकर प्रसन्न हुई। इस अप्रिय और परेशानी वाली स्थिति से उबरने के लिए उसने एलेक का
आभार माना। एलेक ने टेस से बात करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। उसने टेस से पूछा वह उसके प्रेम प्रदर्शन से क्यों नाराज थी और उसे ऐसा करने से क्यों रोकती थी। टेस ने एलेक को स्पष्ट बता दिया कि वह उसको प्यार नहीं करती थी। उनकी बातचीत ऐसे ही चलती रही और टेस ने एलेक को बता दिया कि वह टेस को पसंद नहीं था। वे दोनों यह जाने बिना कि वे गलत मार्ग पर आ गए हैं चलते रहे। टेस ने सारे दिन खूब कड़ी मेहनत की और चीज बोरों तक पैदल आई थी। इस कारण वह खूब थक गई थी। इसके अलावा वह साथ लौटने वालों की प्रतीक्षा में घंटों रुकी रही थी। इसके पश्चात एलेक के साथ आने से पहले वह कुछ दूरी पैदल भी चली थी। उसने अब तक कुछ खाया पिया भी नहीं था। एलेक ने टेस की निकटता का फायदा उठाते हुए उसे अपने आलिंगन में बांधना चाहा। टेस ने आत्मरक्षा में एलेक को धक्का दे दिया, जिसके कारण वह घोड़े से गिर पड़ा। टेस के इस अकृतज्ञतापूर्ण कृत्य से एलेक बहुत नाराज हो गया। कुछ समय पूर्व ही तो उसने टेस को उन दुष्ट स्त्रियों के अपमान तथा संभव शारीरिक प्रहार से बचाया था। टेस ने भी अपनी गलती महसूस की और एलेक से अपने इस कार्य की क्षमा मांगी, परंतु एलेक न माना। वह बराबर अपनी नाराजगी प्रकट करता रहा। टेस ने अंत में उससे कहा कि वह अगले दिन अपना कार्य त्याग देगी, परंतु जब एलेक ने उसे एलेक की इच्छा अनुसार घोड़े पर बैठकर अपना विश्वास प्रकट करने को कहा, तब टेस काफ़ी झिझक के पश्चात मान गई। इस समय टेस ने महसूस किया कि उसको जितना चलना था उससे कहीं अधिक देर से वे लोग चल रहे हैं। जब तक टेस उसके साथ थी और रात सुंदर थी, एलेक को तनिक भी चिंता नहीं थी कि वह कहाँ था। इस विश्वासघात के लिए टेस ने एलेक की भर्त्सना की और उससे कहा कि वह उसको घोड़े से उतार दे, वो अपने गंतव्य तक पैदल ही चली जाएगी। परंतु एलेक ने उसे बताया कि वह इस जंगल में अकेले कहीं भी नहीं पहुंच सकती थी। परंतु टेस की नाराजगी के कारण उसने पैदल जाकर यह पता करने का प्रस्ताव किया कि वे कहाँ हैं और वहाँ से वे अपने लक्ष्य पर किस प्रकार पहुँच सकते हैं। उसने टेस को घोड़े से नीचे उतारा, फिर स्वयं कूदा और टेस से कहा कि उसकी अनुपस्थिति में टेस घोड़े पर नज़र रखें। वह चला गया और थोड़ी देर में ही लौट आया। उसने टेस को बताया कि उसने टेस के घर एक घोड़ा और बच्चों के लिए खिलौना भिजवाए हैं। इससे टेस अत्यंत कृतज्ञ हुई, परंतु वह परेशान भी थी और वह रोने लगी। वह कृतज्ञ थी, परंतु वह एलेक्स से प्रेम नहीं करती थी। यह देखकर कि रात में वन की खुली हवा को सहन करने के लिए टेस कम कपड़े पहनी थी, एलेक ने अपना ओवरकोट टेस को ओढ़ा दिया और चला गया। घास की नरमी और ओवरकोट की गर्मी ने शीघ्र ही उसे गहरी नींद में सुला दिया, क्योंकि वह अत्यंत क्लांत एवं थकी हुई थी। जब एलेक थोड़ी देर बाद लौटा तो उसने टेस को गहन निद्रा में पाया। टेस को इस असहाय अवस्था में पाकर उसने इसमें अपना अवसर देखा। टेस अपनी निद्रा में सुंदर एवं असुरक्षित थी। एलेक अपने पर नियंत्रण न रख सका और उसने टेस की असहायता का अनुचित लाभ उठाकर उसका शील भंग कर दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।